हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो दिस इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टूल्स एंड इन टूल्स के अंदर हम आज पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। उसके बाद में हम प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके अंदर हम पीसीआर के बारे में ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? कॉम्पिटेंट होस्ट अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें इतना तो समझ में आ गया कि लेट से एक पर्सन है ए एंड वहाँ से आपने एक जीन जो है वो निकाल ली एंड उस जीन को डाल दिया दूसरे पर्सन के अंदर, लेट से बी के अंदर डाल दिया। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी। जिसके अंदर डालने लग रहे हैं वो क्या है? होस्ट है। तो किस होस्ट के अंदर जाएगा? क्या नॉर्मली जीन डायरेक्टली ऐसे ही चली जाती है या उसके लिए कुछ करना पड़ता है? तो डेफिनेटली डीएनए जो है वो ऐसे नहीं जाता, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है। अगर किसी होस्ट को कुछ ऐसी प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाए जिससे कि जीन उसके अंदर चली जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉम्पिटेंसी। अगर कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करने लग रहे हैं तो यानी हम पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म की बात करने लग रहे हैं जिसके अंदर वो जीन जो है जाएगी। सो होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म या फिर कोई सेल हो सकती है, ऑर्गेनिज्म या सेल विच रिसीव फॉरेन डीएनए integrate the foreign DNA into its DNA and express it। तो अगर मान लो लेट से ये एक ऑर्गेनिज्म है ए एंड इसके अंदर ये एक ए ऑर्गेनिज्म है एंड इसके अंदर एक जीन है एंड आपने ये जीन जो है इसका ये डीएनए निकाल लिया एंड ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी। तो ये जो डीएनए है ये अगर इसके अंदर चला जाए एंड यहाँ पर इसका जो डीएनए जो है वो अगर रहे तो ये इसके अंदर भी चला जाए, इसके अंदर एक्सप्रेस भी करने लग जाए और इससे जो है प्रोटीन जो है वो भी बनने लग जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि जो ये ऑर्गेनिज्म हो कौन सा है? कॉम्पिटेंट होस्ट है। क्या नॉर्मली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से जो है कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव 2 डिफरेंट वेज थ्रू विच जो डीएनए है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है होस्ट के अंदर। तो वो कौन कौन से हैं? बट बिफोर दिस हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डीएनए है, डीएनए हैज़ नेगेटिव चार्ज and the plasma membrane is hydrophobic in nature, hence DNA can't enter into the cell until its charge neutralize। सो जो डीएनए है टू मेक इट कॉम्पिटेंट, कैल्शियम या फिर कोई डाइवेलेंट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ डीएनए। तो डीएनए का चार्ज अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा यानी कि डीएनए के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो वो फिर उसके अंदर जो है वो जा सकता है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं? 2 तरीके हैं जिसके द्वारा जो डीएनए है वो अंदर जा सकता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। अच्छा, एक प्रोसेस भी है जिसके द्वारा जो डीएनए है वो अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, उसको हम बोल लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर 2 डिफरेंट वेज हैं। एक
जो वे है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। एंड दूसरा जो मेथड है उसको हम इनडायरेक्ट या फिर वेक्टर बेस्ड मेथड जो है कह सकते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा पहला मेथड आ जाता है जिसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या है? जैसे ये आप डायग्राम के अंदर देखने लग रहे हैं, तो डायग्राम के अंदर एक सेल दिखा रखी है, जैसे एक oocyte है, oocyte के अंदर इंजेक्शन जो है वो डाला गया है। उस इंजेक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए अगर माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर अगर इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो इंजेक्शन। सो इन दिस मेथड द डीएनए is introduced by the micropipette या फिर हम सिरिंज भी जो है वो भी कह सकते हैं। DNA is present in it. It is used in animal cell for जीन ट्रांसफ़र। तो इस केस के अंदर जो है किया जाता है। दूसरा क्या मेथड हो सकता है? वेल, दूसरा है कि हीट शॉक। हीट शॉक का मतलब क्या है? शॉक कब लगता है? जब एकदम से कुछ बड़ा जो है चेंज हो जाता है कि जो सेल है, सेल इज प्लेस्ड in ice for some time, then it is placed in 42 degrees Celsius and again placed in ice. Due to this, plasma membrane break and DNA goes inside the cell। तो अगर बार बार में अगर टेम्परेचर चेंज करने लग रहे हैं तो उससे क्या होगा भाई? यही होगा कि जो डीएनए है वो तो चलाई जाएगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फटी जाएगी। इतना जो टोलरेशन है वो कौन करेगा? नॉर्मली एक सेल तो जो है वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक तीसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है? पोर्स आर डेवलप्ड इन दी सेल बाय अप्लाइंग लाइसोजाइम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर इसके अलावा जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई किया जाता है। बाय स्मॉल पोर्स आर डेवलप्ड इन दी सेल बाय अप्लाइंग लाइसोजाइम, कैल्शियम क्लोराइड, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो डीएनए है गेट इनसाइड दी सेल। तो जो सेल जो है उसके अंदर जो है चला जाता है। सेल का मतलब यहाँ पर क्या है? सेल का मतलब यहाँ पर होस्ट से है, तो उसके अंदर जो है चला जाता है। तो ये भी तरीका है। और क्या और कौन सा तरीका हो सकता है? एक पैग हो सकता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल is also used to transfer DNA। तो ये भी होता है। और क्या हो सकता है इसके अलावा? एक हमारे पास जीन गन होती है जिसको हम बायोलिस्टिक या फिर उसको कह देते हैं जीन गन। गन के अंदर क्या होता है? तो गन जो है उसके अंदर एक ट्रिगर होता है, एंड जो गन के अंदर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक बुलेट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हमारी जो जीन गन है वो भी एक गन ही है कुछ ऐसी,
एंड इसके अंदर बुलेट पाई जाती हैं, लेकिन उस बुलेट के अंदर बारूद नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, एंड वो गोल्ड या फिर जो टंगस्टन है उससे जो है फॉइल्ड होती है। सो हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल are injected in the cell in which DNA is wrapped by gold foil। तो जनरली जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो है किया जाता है, जनरली आप देखने लग रहे हो इस टाइप की चीज़ जो है वो होती है। सो 5 जो है सफिशिएंट है। डायरेक्ट मेथड, तो अगर डायरेक्ट मेथड के अंदर देखें तो जनरली क्या होने लग रहा है, डीएनए लिया एंड उसको डायरेक्टली किसके अंदर डाल दिया, होस्ट सेल है उसके अंदर, ठीक है। सो अब दूसरी बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसके अंदर 2 चीज़ें आ सकती हैं भाई। एक तो उसके अंदर आ सकता है कौन, एग्रोबैक्टीरियम जो जनरली प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंड दूसरा नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो है रेट्रोवायरस। बट इनडायरेक्ट मेथड या फिर वेक्टर बेस्ड अगर मेथड की बात करें तो इसके अंदर जनरली जो यूज़ किए जाते हैं वो डिसआर्म्ड पैथोजन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब डिसआर्म्ड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली कोई भी आपको हानि पहुंचाता है तो वो अपने हाथों की वजह से पहुंचाता है ना। अगर उसके हाथ तोड़ दिए जाएं तो वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। तो पैथोजन कोई भी है, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, वो डिजीज़ कब तक पहुंचाने लग रहा है, जब तक उसके हाथ होते हैं, नहीं होते तो वो हानि कैसे पहुंचा पाता है, बिकॉज जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसके अंदर सर्टेन ऐसी जीन है जो आपकी बॉडी के अंदर चली गई एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो होने लग रही है, यानी डिजीज़ जो है वो होने लग रही है। अगर हम सर्टेन पैथोजन से अगर उनकी हार्मफुल जीन को अगर रिमूव कर दें तो क्या हो, वो डिजीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि HIV का वायरस है, HIV के वायरस से प्रॉब्लम नहीं है, HIV के वायरस के अंदर जो RNA है उसके अंदर ऐसी जीन है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। अगर मैं उस जीन को रिमूव कर दूँ तो वायरस मुझे कुछ भी इन्फेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आता है वो नुकसान कब कर पा रहा है, क्योंकि दे हैव सर्टेन इन्फेक्टेड जीन्स। अगर वो जीन उनसे रिमूव कर दी जाए तो वो फिर नुकसान जो है नहीं पहुंचा पाएंगे। सो डिसआर्म पैथोजन का मतलब क्या है, ऐसे पैथोजन जो कि अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उनसे जो हार्मफुल जीन है वो निकल चुकी है एंड वो यहाँ पर यूज जो है, यानी कि जो ह्यूमन है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको नुकसान नहीं पहुँचाते। हम यूज़ क्यों करने लग रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड को, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। जीन गन से डीएनए बिल्कुल डाला जा सकता है, माइक्रो इंजेक्शन से बिल्कुल भी डाला जा सकता है, बट द पॉइंट इज़ कि जो डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाए होस्ट के डीएनए के साथ में एंड वो एक्सप्रेस भी हो। क्या जीन गन से होगा, कोई श्योरिटी नहीं है। क्या जो माइक्रो इंजेक्शन है उससे अगर हो जाए तो क्या वो एक्सप्रेस हो गया, कोई गारंटी नहीं है। बट वट दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग इज़ वायरस अगर कोई भी जीन अगर ह्यूमन या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देता है तो वो जीन एक्सप्रेस होती है। बैक्टीरिया अगर कोई जीन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देता है तो वो जीन एक्सप्रेस होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सक्सेस रेट है वो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ज़्यादा है, डायरेक्ट मेथड के अंदर कम है। उसके अंदर जीन तो चली जाएगी लेकिन वो एक्सप्रेस करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, और कोई अगर गारंटी है ही नहीं तो फिर बायोटेक्नोलॉजी कर क्यों रहे हैं, है ना। तो यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इस मेथड को यूज़ किया जाता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो उसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर रेट्रोवायरस जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम की। इट इज़ ए सोयल बोर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कहाँ पर पाया जाता है, सोयल के अंदर पाया जाता है, एंड कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इट्स साइंटिफिक नेम इज एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens।
It has TI plasmid. What is TI stand for? Tumor inducing plasmid, which has tDNA. tDNA का मतलब क्या है? ट्रांसफर DNA. ट्रांसफर DNA. When this bacteria infect dicot plant, then tDNA ट्रांसफ़र, tDNA जो है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया से कहाँ चला जाएगा? वेल वो बैक्टीरिया से चला जाएगा टू प्लांट सेल, एंड tDNA vir gene express and cause crown gall disease. तो द पॉइंट इज़, यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है? लेट्स से ये एक बैक्टीरिया है, एंड इसके अंदर एक ट्यूमर इंड्यूसिव प्लाज्मिड है, एंड उसके अंदर लेट्स से ये एक tDNA है. इस tDNA के अंदर जो है एक जीन है जिसको कहने लग रहे हैं विर जीन. लेट्स से यहाँ पर एक जीन है और उसका नाम है विर जीन. तो जब भी ये इन्फेक्शन करता है तो ये DNA किस पे भेज देता है? प्लांट की सेल के अंदर जो है ये भेज देता है. एंड जो ये विर जीन होती है वो विर जीन क्या करेगी? वेल वो जो विर जीन है वो अल्टीमेटली अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और क्राउन गॉल डिजीज जो है वो कर देगी. क्राउन गॉल क्या होता है? एक टाइप का कैंसर होता है. देखो ये, तो इसमें ढेर सारी सेल जो है वो बन जाती है. ग्राम नेगेटिव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक engineer because it transfer gene to plant without human effort. तो बिना ह्यूमन की एफर्ट के, चूँकि ये अपनी जीन जो है वो प्लांट के अंदर पास कर देता है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जो है हम इसको बोल देते हैं. बट क्या ये हमारे किसी काम का है? वेल अगर इसके अंदर विर जीन है तब तो ये हमारे काम का नहीं है, बल्कि ये हमें कोई ना कोई यानी प्लांट जो है उसको कोई ना कोई हार्म जो है वहीं पहुंचाता है. तो बेटर तरीका क्या है? वेल बेटर तरीका यही है कि अगर हमें ये बैक्टीरिया यूज़ करना है तो उसे विर जीन जो है वो बाहर निकाल दो एंड उसकी जगह अपनी डिजायर जीन जो है डाल दो. तो जेनेटिक इंजीनियर्ड agrobacterium is used for the transformation process क्या थी? ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि बाहर से DNA जो है इसके अंदर डालना, उसको हम बोल लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. तो जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरियम जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच द बैक्टीरिया हैज़ आवर डिजायर्ड जीन in spite of विर जीन. ठीक है, तो विर जीन होती है, विर जीन जो होती है उसको उसकी जगह जो है रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? जेनेटिक इंजीनियर जो डिजायर जीन है उसके साथ में. हैंस वी यूज डिसआर्म्ड पैथोजन एज ए वेक्टर.
तो एज एन वेक्टर जो है इसका जो है यूज़ जो है वो हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का मतलब क्या है, आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस हैज़ वेरी हाई एफिशिएंसी टू ट्रांसफर जीन into the animal, hence scientists remove harmful gene from virus and place desired gene in it and allow to infect animal cell so that it cure disease by transferring desired gene। तो नॉर्मली ये भी कैसा पैथोजन है, ये डिसआर्म्ड है क्योंकि उसके अंदर कोई हार्मफुल जीन नहीं है, उसकी जगह जो है डिजायर जीन जो है वो डली हुई है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक स्काई डिजीज़ है, उसका इलाज जो है वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि जो वायरस है उसके अंदर एडीए की जीन जो है वो इम्प्लांट की एंड फिर उसको जो है अलो किया गया कि वो इन्फेक्ट करे डब्ल्यूबीसी को, ताकि वो जीन उसके अंदर जा सके एंड जो स्काई डिजीज़ है उसको क्योर जो है किया जा सके। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स जिसके द्वारा जो है एनिमल्स की जो इनबोर्न डिजीज़, जो कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती है, उसको क्योर जो है वो किया जा सकता है। सो अगर हम नेक्स्ट आगे देखें, सो प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर अराउंड 6 प्रोसेस जो है वो आती हैं। पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। भाई पहले तो काम क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है ए, वहाँ से क्या निकालनी है, जीन निकालनी है ना। तो ऑर्गेनिज्म ए से अगर जीन निकालनी है तो वो जीन कहाँ पर होगी, किसी न किसी सेल के अंदर होगी, और जो सेल है उसके बाहर जो है कोई सेल वॉल हो सकती है एंड उस सेल वॉल को जो है ब्रेक करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी सेल है, प्लांट की सेल है, फंगी की सेल है, तो चिटिनेज है या फिर लाइसोजाइम है या फिर अलग से कोई दूसरा एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाएगा फाइनली टू ब्रेक डाउन दी सेल वॉल। एंड फिर उसके बाद में जब साइटोप्लाज्म आएगा तो साइटोप्लाज्म को भी ब्रेक करने के लिए प्रोटीन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, आरएनए जो है उसको भी यूज़ करना पड़ेगा एंड उसके बाद फाइनली हमें क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बाद में इथेनॉल जो है यूज़ किया जाता है ताकि उसको सेपरेट आउट जो है किया जा सके। तो बात एक सिंपल सी है भाई, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो डीएनए को सेपरेट कर लो, ठीक है, एंड वो सेपरेट किससे होगा, जो लाइसिंग एंजाइम है उसके द्वारा होगा, जिसमें चिटिनेज है, जो लाइसोजाइम है वो एंजाइम आते हैं, पैक्टिनेज हो सकते हैं एंड साथ में प्रोटीएज और आरएनएज यूज़ किए जाते हैं ताकि डीएनए को सेपरेट जो है किया जा सके। और फाइनली चिल्ड इथेनॉल डाल के उसको जो है सेपरेट जो है प्रेसिपिटेट जो है वो कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ आती है और वो क्या, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए के फ्रेगमेंटेशन की बात क्या होती है कि एक बार अगर डीएनए आ गया तो डीएनए तो काफ़ी बड़ा होता है, क्या हमें पूरा डीएनए चाहिए, नहीं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक सेट चाहिए जो हमारे लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन कोड करते हो, यानी कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक जीन चाहिए। तो इतना बड़ा डीएनए हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीएनए को कटवाएंगे, किससे कटवाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ताकि हमारी जीन जो है वो बची रहे एंड छोटे छोटे उसके फ्रैगमेंट जो है हो जाए। क्या हमें सभी फ्रैगमेंट चाहिए, नहीं, हमें तो खाली जीन चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो करनी पड़ेगी, जिससे कि जो डीएनए है वो सेपरेटेड हो जाएंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है उसके अलग जो है हो जाएंगे एंड फिर उससे जो डिजायर्ड जीन का जो फ्रैगमेंट होगा उसको हम सेपरेट जो है कर लेंगे। अगर वो डिजायर्ड जो जीन का फ्रैगमेंट हमें मिल गया तो उसके बाद क्या करेंगे, हम किसी ना किसी वेक्टर के अंदर डाल देंगे एंड फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे वेल उस वेक्टर के अंदर वो गया है या नहीं गया है। तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड जो है यूज़ करते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं या फिर जो इनडायरेक्ट मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अगर हमने एक ही जीन निकाल ली एंड वो अगर हमने रिकम्बिनेंट बनाने के लिए यूज़ कर ली एंड लेट से वो जो एक्सपेरिमेंट है वो अनसक्सेसफुल हुआ, तो फिर उससे क्या होगा, वेल
उससे ये होगा कि हमें फिर दोबारा से डीएनए जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड फिर दोबारा से रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना पड़ेगा एंड फिर डिजायर जीन निकाल के फिर दोबारा से ये काम करना पड़ेगा। और फिर से अगर ख़राब हो गया तो भाई बात यही है कि बार बार में घूम फिर के फिर दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, अगर हमें जीन अगर मिल गई है तो हम क्या करवा लें, पीसीआर करवा लें। वो जो जीन जो है उसको एम्पलीफाई कर दें, यानी कि उससे जो छोटा सा फ्रैगमेंट है उसे कई सारे फ्रैगमेंट बना दें, ताकि हमें जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सभी हो जाए। अगर एक दो अनसक्सेसफुल हो भी गया तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ना बने, ठीक है। तो पीसीआर हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। लेटर ऑन जो है उससे जो है डिजायर प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है, बाद में प्यूरीफाई जो है वो भी किया जाता है। हम ये नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम पीसीआर करेंगे। तो पीसीआर क्या है, तो पीसीआर जनरली एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए के अंदर कन्वर्ट जो है कर दिया जाता है। अगर मैं पीसीआर की फुल फॉर्म बताऊं तो वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन अदर वर्ड इसको हम क्या कहते हैं, पीसीआर, ठीक है। तो इट इज़ ए टेक्निक, इट इज़ ए टेक्निक in which small amount of DNA is amplified into large amount of DNA, ठीक है। तो थोड़ा सा डीएनए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड दिस इज़ डिस्कवर्ड बाय, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय, नाम आ जाता है इसका कैरीमूलिस, ठीक है। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, तो व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट जो है वो हम लिख लेते हैं क्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए वो डीएनए जो एम्प्लीफाई करना है, तो उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए। पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, टेम्पलेट डीएनए जो है वो चाहिए। तो इट इज़ द डीएनए विच वी वांट टू एम्प्लीफाई, यानी जिसकी कई सारी कॉपी जो है बनानी है। अच्छा, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन क्या बिना प्राइमर के हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर क्या होते हैं, दीज आर ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो का मतलब क्या है, फ्यू, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड यानी जो डीएनए के बेस पेयर के साथ में जो है बाइंड हो सकता हो। तो दीज आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स विच हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस एंड दे आर 2 in नंबर, 2 होते हैं भाई, ठीक है। बिना प्राइमर के जो रेप्लिकेशन है वो नहीं हो सकती, तो इट रिक्वायर प्राइमर। और प्राइमर के अंदर जस्ट क्या है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस के साथ में जो है बाइंड हो जाएंगे। थर्ड हमें क्या चाहिए, थर्ड हमें वो मेन एंजाइम चाहिए जिसके द्वारा एम्प्लीफिकेशन हो सकते हैं। हम उसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। क्यों भाई, डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं कह देते इसको। तो पहले भाई, इट इज़ ए डीएनए पॉलीमरेज दैट सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। तो नई स्ट्रैंड जो है वो यही बनाएगा। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस स्पीसीज, या फिर जो बैक्टीरिया है उससे जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द एंजाइम
can tolerate high degree of temperature, hence it is thermostable। तो स्टेबल है, थर्मो यानी हाई टेम्परेचर को लेकर जो है स्टेबल होता है, एंड ये टोलरेट जो है कर जाता है, इसी वजह से हम इसको कहने लग रहे हैं कि ये थर्मोस्टेबल है। किससे निकाला गया है ये? थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है, उसके द्वारा जो है बाहर जो है निकाला गया है। नॉर्मल हमारा जो बैक्टीरिया है, हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको यूज़ क्यों नहीं कर लिया गया? क्योंकि हाई टेम्परेचर हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो टॉलरेट नहीं कर सकता। तो हम देखेंगे कि वो 3 डिफरेंट स्टेप है जिसके द्वारा डीएनए जो है वो एम्पलीफाई होता है, एंड उनके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, या अराउंड 96 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो काफ़ी हाई टेम्परेचर, हमारे अंदर तो कितना होता है? अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो हाई टेम्परेचर के अंदर ये प्रोसेस होती है, तो इस वजह से हमें जो है दूसरा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो चाहिए था, एंड वो कौन सा है? टैक पॉलीमरेज यानी कि थर्मस एक्वेटिकस। टी से थर्मस और ए क्या उसे एक्वेटिकस। सो प्रोसेस कौन सी है भाई जिसके द्वारा जो है डीएनए जो है एम्पलीफाई जो है वो किया जाता है? तो उस प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं? तो अब हम बात करेंगे स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाई डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? वेल, जो डीएनए है, डीएनए इज अलाउड टू हीट एट 94 to 96 डिग्री सेल्सियस, in which hydrogen bond of DNA break and double stranded DNA is converted into single stranded DNA molecule। ठीक है, this is done in PCR मशीन इन ए ट्यूब। ठीक है जी, एक ट्यूब के अंदर जो है वो ये कुछ इस एपेंड्रॉफ ट्यूब बोलते हैं इसको, इसके अंदर होता है और पीसीआर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, एंड फिर उसके बाद टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड जो है बन चुका है, तो रीएनिलिंग का मतलब क्या है? जो प्राइमर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, प्राइमर्स आर एडिड when the single stranded DNA form the complementary DNA नहीं, अब तो प्राइमर कहेंगे, bind to single stranded DNA strand at that time temperature is 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर जो है कम कर दिया जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर जो है कम किया जाता है ताकि प्राइमर जो है इसके साथ में बाइंड जो है वो हो जाए। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के अंदर क्या होते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं आर एडिड एंड टैक पॉलीमरेज add nucleotide to primer and synthesize new strand. This
will make 2 कॉपी ऑफ डीएनए, तो 2 कॉपी जो है वो बन जाएगी। लेकिन ये काम होता है किस तरीके से है, थोड़ा उस चीज़ को समझे अभी। तो अगर मैं इन तीनों स्टेप को अगर आपको समझाना चाहूँ तो स्टार्टिंग में क्या होता है, नॉर्मली जो डीएनए जो है वो लिया जाता है, ठीक है। एंड जो डीएनए जो लिया जाता है 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, तो इसको डीनेचुरेशन जो है वो किया गया। डीनेचुरेशन होगा तो ये स्ट्रैंड जो है वो अलग होगी एंड ये स्ट्रैंड जो है वो अलग होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होगा, रीएनीलिंग का फेज़ होगा। रीएनीलिंग के अंदर क्या होगा, प्राइमर जो है वो ऐड होंगे एंड जैसे ही प्राइमर एंड होंगे तो जो प्राइमर है वो कहीं ना कहीं जो है वो बाइंड हो जाएगा। एंड चूँकि 2 यूज़ करने लग रहे हैं, एक फॉरवर्ड जगह पे और एक बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो ऐड जो है वो हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर ये ऐड हो गया 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, तो अगर ऐसे ऐड हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में एक्सटेंशन फेज है, उसके अंदर जो टैग पॉलीमरेज जो है वो ऐड हो जाएगा। एंड जैसे ही टैग पॉलीमरेज ऐड होगा तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पर बाइंड होगा वो अल्टीमेटली इसको एक्सटेंड कर देगा इस डायरेक्शन में, एंड यहाँ पर जो बाइंड होगा वो एक्सटेंड करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। और जैसे ये इस डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, 2 डीएनए के हमें स्ट्रैंड जो है मिल जाएंगे। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, एक साइकिल जो है वो फिनिश होगी। सो डीनेचुरेशन, रीएनीलिंग एंड बाद में जो है एक्सटेंशन जो है वो हो गया एंड एक डीएनए से 2 डीएनए बन गई। अगर फिर दोबारा से डीनेचुरेशन करें तो फिर दोबारा से क्या होगा, 4 जो है बन जाएंगे। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो कितने को बना देगा, 2 को, 2 होंगे तो 4 को एंड 4 होंगे तो वो 8 को बना देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करते करते एक डीएनए के मॉलिक्यूल से ढेर सारे जो डीएनए के मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज जो है वो हो जाएंगे। तो यानी कि हमेशा जो है 2 की पावर से जो है ये ऐड होने लग रहे हैं, नई जो डीएनए जो है वो बनने लगने लग रहे हैं। सो पीएसआर जो पीसीआर है हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे कि और दूसरी जगह भी काम आते हैं, जैसे अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी। जैसे आज के टाइम पे कोरोना है तो कोरोना डिजीज़ फैलाता नहीं है, उससे पहले पता चल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो पीसीआर जो है वो की जाती है। अभी आपने नाम सुना भी होगा रियल टाइम पीसीआर का, तो उससे जो है पता लग जाता है कि हाँ इसको कोरोना है। अभी डिजीज़ हुई नहीं है लेकिन पता लग जाता है, क्योंकि वो जो वायरस है उसकी जो जीन जो है उसके अंदर मिल जाती है, तो उससे जो है आइडेंटिफाई जो है हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट करें उस चीज़ को, मैं उसका जो है आंसर जो है दूंगा। लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।